हेलो बच्चा लोग, तो आज हम आपके लिए क्या लेके आए हैं? फ़िज़िक्स। मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे लोगों को फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम होती है, तो आज मैं लेके आया हूँ ऐसे ट्रिक्स, ऐसे सॉल्यूशन कि आप फ़िज़िक्स को ईज़िली समझ सकते हैं। और फ़िज़िक्स का सबसे बड़ा टॉपिक मोशन, क्लास 9th का एनसीईआरटी का, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत से बच्चों को मोशन समझ नहीं आता और उन्हें बोलते हैं कि सर हमारे स्कूल के टीचर जो समझाते हैं समझ नहीं आता। तो मैं आज आपके लिए बहुत ही ईजी ट्रिक लेके आया हूँ फ़िज़िक्स को समझने का। सबसे पहले मैं बता दूं, जिन बच्चों का मैथ स्ट्रॉन्ग नहीं है उन्हें फ़िज़िक्स में प्रॉब्लम होता है, क्योंकि फ़िज़िक्स ही ऐसा सब्जेक्ट है साइंस का जो कि नियरली 80% मैथ से जुड़ा है। तो आपको अपना मैथ तो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। तो मैथ स्ट्रॉन्ग कैसे करेंगे? तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बच्चा लोग, मैं आप लोगों के लिए मैथ्स के भी बेसिक वीडियोस बना के रखा हूँ। तो जाइए चैनल्स पे मैथ्स को देखिए और मैथ्स को भी इतना स्ट्रॉन्ग कीजिए। और चलिए आज फ़िज़िक्स सिखाता हूँ। तो फ़िज़िक्स में कोई भी चीज़ स्टार्ट करने से पहले समझ लीजिए, फ़िज़िक्स आपको अगर समझनी है तो उस चीज़ को आप पढ़िए मत, उसको देखिए मत, उसको समझिए मत। उस चीज़ की जगह पे आप अपने आप को रख के और फिर सोचिए कि मैं अगर उस चीज़ की जगह होता तो मैं ये करता, मैं वो करता। उस तरह आपको मोशन समझ आएगा। टॉपिक 2 एक्सप्लेन। आज का टॉपिक मोशन, मतलब कि मोशन चैप्टर, और उससे रिलेटेड मैं आज के फर्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट बेसिक्स लेके आया हूँ। इसके बाद धीरे धीरे हम लोग चैनल पे इसके न्यूमेरिकल्स भी पढ़ेंगे, और उसके बाद कैसे यहाँ पे क्या इक्वेशंस हैं न्यूटन के क्या इक्वेशन है और मोशंस के। उसके बाद नियरली मैं पूरा चैप्टर हाफ 2 to 3 वीडियो पार्ट्स में कंप्लीट करूँगा। तो आज ही हमारा वीडियो का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें देख लेते हैं हम कहाँ तक समझेंगे। रेफरेंस पॉइंट्स इंपॉर्टेंट चीज़, इसके बिना मोशन को आप बता ही नहीं सकते कि मोशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। उसके बाद मोशन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, स्केलर एंड वेक्टर मोशन, स्केलर एंड वेक्टर। और उसके बाद व्हाट इज़ स्पीड एंड एवरेज स्पीड, व्हाट इज़ वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी। इनके फॉर्मूला भी बनाना सीख लेंगे आज। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नाम ही सुनकर आपको टेंशन हो जाएगी, सर रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या होता है? अरे कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं। जिस चीज़ के बदौलत आप किसी चीज़ की तुलना करो, आपकी मम्मी बोलती है देखो तेरा नंबर 5 है, उसका नंबर 20 में आप 20 आ गया, वो कितना अच्छा है। उसी तरह किसी चीज़ से किसी दूसरे चीज़ को रिलेट करने को ही रेफरेंस पॉइंट बोलते हैं। जैसे एक नंबर लाइन ले लिया भाई, चलो ले लिए नंबर लाइन, यहाँ पे हमारा ओरिजिन 0 1 2 3 एंड सो ऑन। इनके बीच की दूरी हमारी मान लेते हैं 1 मीटर की है, इनके बीच की दूरी हमारी भी 1 मीटर है, और इनके बीच की भी दूरी 1 मीटर है, ठीक। तो अब बोलोगे सर यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट है, क्या है? किससे यहाँ पे तुलना कर रहे हैं? 0 से 1 की दूरी ही तो 1 मीटर हुई ना। जिससे आप किसी चीज़ की तुलना करें और जिस चीज़ से आप कर रहे हैं उसको हम रेफरेंस पॉइंट करते हैं। 0 से 1, 0 आपका यहाँ पर रेफरेंस पॉइंट बनेगा, क्योंकि 0 से इसकी तुलना की गई है। उनके बीच का डिफरेंस 1 मीटर है। 0 to 2 के बीच का डिफरेंस 2 मीटर है। इसी तरह आप अगर किसी पार्क में बैठे, मैंने बोला फिज़िक्स को आप अपने आप को एग्जाम्पल लेके सोचिएंगे तभी फिज़िक्स आपसे बनेगा। रेफरेंस पॉइंट समझने, आप अपने आप को समझ लिए, आप पार्क में बैठे हैं, आपके सामने एक अब भैया दौड़ रहे हैं, तो आप उन्हें क्या कहेंगे? वो रेस्ट में है कि मोशन में? आप तो उन्हें मोशन कहेंगे कि वो भैया दौड़ रहे हैं, मैं रेस्ट में हूँ। उसी तरह अगर उन्हीं भैया के साथ दूसरे भैया सेम स्पीड, सेम वेलोसिटी, सेम लेंथ के हैं, सेम सब चीज़ उन्हीं के जितना एकदम इक्वली चल रहा है, तो उन दोनों के हिसाब से अगर वो दोनों एक दूसरे के बीच में तुलना करेंगे तो वो दोनों अपने के लिए रेस्ट है, क्योंकि वो दोनों एक साथ चल रहे हैं। ये मेरी दोनों उंगलियां, ये देख ले, मान लीजिए मैं हूँ और ये वो भैया है, ये दौड़ते हुए आ रहे हैं, जा रहे हैं और मैं यहीं पे बैठा हूँ, तो मतलब मैं रेस्ट में हूँ, भैया मोशन में है। लेकिन अब अगर ये दोनों भैया एक साथ चल रहे हैं, तो इन दोनों अपने हिसाब से, ये दोनों अगर अपने में कंपैरिजन करेंगे तो ये दोनों रेस्ट में हैं। लेकिन वहीं अगर मैं रहता, मैं इससे कम अपने आप से कंपैरिजन तक करता, तो ये भैया मोशन में होते। इसलिए जब किसी पॉइंट को बताने के लिए कि वो स्टेट रेस्ट में है, कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है कि मोशन में है,
उसके लिए हमें रेफरेंस पॉइंट चाहता है। अगर आपने रेफरेंस पॉइंट्स का आज तक डेफिनेशन नहीं जाना तो आपके लिए मोशन चैप्टर पढ़ना बर्बाद है। मीन्स आपको कोई बता नहीं सकता कि आपका लेवल अभी कहाँ पे है। तो इसलिए बेसिक स्टार्ट करते हैं रेफरेंस पॉइंट से। अब देख लेते हैं रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन। रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन तो ये बन गया हमारा रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन। तो आप बोलोगे सर बताया तो आप छोटा सा चीज़, उसका डेफिनेशन इतना लंबा चौड़ा लिखे हो। तो मैं बोलता हूँ बेटा भाई बच्चों, इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। मैं समझाया जो हूँ वही यहाँ पे छाप दिया हूँ, जो आप लोगों को बोला वही लिख दिया हूँ। तो आपने अगर मेरा समझाना रेफरेंस पॉइंट को समझ गए होंगे तो बस उसको अपनी लैंग्वेज में बना के लिख दीजिए, आपका आंसर करेक्ट होगा। तो देखिए, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु की स्थान को बताने के लिए। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि वो कैसे भैया मोशन में है, ये मैं आपको बताने के लिए लेके चला गया। लेकिन स्टार्टिंग कहाँ से किया था? 0 से 1 की दूरी कितनी है। डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, कितने दूरी पे वो ऑब्जेक्ट है। हुआ, मैंने स्टार्टिंग जहाँ से किया था वहीं से हुआ इसका तो यही आप पहले चीज़ याद कर लीजिएगा कि आपके पास एक स्केल है, उसमें का 1 मीटर वाला। आप हमेशा पेपर में स्केल लेके बैठेंगे ही। तो इजी ट्रिक बता रहा हूँ, कोई सा भी डेफिनेशन याद करने के लिए मेरे चैनल पे हमेशा आपको इजी ट्रिक्स दूंगा। तो देखो, टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब जो हम लोग लिख रहे हैं वो अगर हमें हिंदी में याद रहता है, उसको हम लोग बस इंग्लिश में ऐसी भाषा में लिखो, उसको ना थोड़ा लंबा करके लिखो, लेंदी करके लिखो। और थोड़ा उसमें इंग्लिश ना हार्ड वाली तो उतना कोशिश करना चाहिए कि थोड़ा हार्ड वर्ड्स का है, तब टीचर बोलेगा, थोड़ा सा ही टीचर बोलेगा टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। बस इतना ही पढ़ के टीचर आपको फुल मार्क्स देगा, क्योंकि आपका स्टार्टिंग ही वैसा होना चाहिए। स्टार्टिंग आपका रिदम बना लेता है तो आगे का आपको फुल मार्क्स मिलेगा। तो देखते हैं रेफरेंस पॉइंट करें में। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड अ स्पेसिफिक रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड ओरिजिन। 0 को हम लोग क्या मानते हैं स्केल में? ओरिजिन। वो क्या डिस्क्राइब करता है? 1 मीटर, उससे कितना 1 सेंटीमीटर, उससे मान लीजिए ये हमारा 1 सेंटीमीटर है, ये हमारा मीटर है, क्योंकि मीटर सेंटीमीटर से बड़ा होता है। ये बेसिक चीज़ होती है। अब मेरे हिसाब से आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए। तो ये ऊपर वाला हम सेंटीमीटर मान लेते हैं। 0 से 1 की दूरी 1 सेंटीमीटर, 0 से 2 की दूरी 2 सेंटीमीटर, 0 से 3 की दूरी 3 सेंटीमीटर। हमारा ओरिजिन से उतना दूर है। टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, 1 की पोजीशन डिस्क्राइब की, किससे डिस्क्राइब की? टू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ वी नीड ए स्पेसिफिक पॉइंट, वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट। हमें उसका कुछ बताना पड़ेगा, भाई इसका रेफरेंस पॉइंट ये, इससे उसकी इतनी दूरी हुई। तो डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट वी नीड टू स्पेसिफाई अ रेफरेंस पॉइंट। तो 1 की दूरी बताने के लिए हमें एक स्पेसिफाई किया रेफरेंस पॉइंट 0, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन। बन गया भाई अपना रेफरेंस पॉइंट। बेसिक पहला नीम हमारा बिल्डिंग का खड़ा हो गया। लो, हमें रेफरेंस पॉइंट पता चल गया। अब धीरे धीरे करते हैं हम लोग ये पूरी बिल्डिंग खड़ा कर देंगे। अगला आ गया मोशन। मैंने मोशन को भी इसी में समझा दिया था रेफरेंस पॉइंट में कि ये भैया एकदम मैं बैठा हूँ और मेरे सामने से भैया जी चले जा रहे हैं। लो मैं जा रहा हूँ छोटे, तू बैठे ही रहे। तो मैं तो बैठा हूँ लेकिन भैया तो मोशन में है। इसी से हम लोग को पता चल गया मैं रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे बैठा था, मेरे से कंपैरिजन हुआ भैया का, डिस्क्राइब किए उन्होंने मोशन में कि मैं मोशन में बैठा, तू रेस्ट में बैठा है छोटे। तो बन गया हमारा मोशन। मोशन को भी चलिए देख लेते हैं। तो ये हमारा मोशन भी डिस्क्राइब हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं अगला चीज़, बोलते हैं बच्चे लोगों की सर मैग्नीट्यूड मतलब समझ ही नहीं आता है क्या होता है, और डायरेक्शन का कब कहाँ इस्तेमाल करना होता है कुछ समझ ही नहीं आता। तो कुछ कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत आसान है। मैग्नीट्यूड यानी कि मैग्नीट्यूड होता क्या है? किसी भी वस्तु की न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि गिनती फॉर्म में 1 2 3 4 को ही मैग्नीट्यूड बोलते हैं। ये जो मैंने टॉपिक लिखे हैं 1 to 6, इनमें मैं अनजम्बल्ड फॉर्म में करके आपको समझा दूंगा, मतलब कि आगे पीछे करके समझाऊंगा, तो उस पर कंफ्यूज नहीं मत होइएगा। मैंने यहाँ पे बस ये टोटली टॉपिक लिखा है। तो आप चलिए आपको मैग्नीट्यूड समझाऊंगा। मैग्नीट्यूड का कनेक्शन होता है स्केलर क्वांटिटी से, और डायरेक्शन का और मैग्नीट्यूड दोनों का कनेक्शन होता है वेक्टर क्वांटिटी से। आप बोलोगे सर आप क्या बोल रहे हो, समझ ही नहीं आ रहा है। अरे तो इसको समझने से पहले अब चलो यहाँ पे आएंगे, पहले डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस समझेंगे। पहले डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट समझेंगे, फिर स्केलर समझेंगे, वेक्टर समझेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन समझेंगे। तो हो गया भाई, चलो आओ सिखाता हूँ। डिस्टेंस क्या होता है? आप यहाँ से आप अपने घर से निकल गए भाई, मान लो ये घर है,
मेरा घर है, मेरा घर ए है। अब मैं यहाँ से घर से निकला, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, स्कूल आ गया। ये मेरा स्कूल बी है, स्कूल। मेरे घर से ये मेरा होम है भाई। मेरे घर से मेरे स्कूल की दूरी आ गई भाई 500 मीटर। 500 मीटर मान लो, ये 500 मीटर की दूरी है। तो डिस्टेंस क्या होता है कि आपने जहाँ से स्टार्टिंग की है और जहाँ पे एंड किए हैं उसको आप क्या बोलते हैं? उसके टोटल मेज़रमेंट को हम डिस्टेंस बोलते हैं। तो ये घर से मैं जो इतना दूर आया 500 मीटर, यही मेरा 500 मीटर डिस्टेंस हो गया कि मैं 500 मीटर चला। अब चलो डिस्टेंस को भी डिफाइन कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस का डेफिनेशन। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट इज़ कॉल्ड डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग कितना हुआ? तो घर से आया स्कूल हमारा 500 मीटर। तो अब दिन भर तो स्कूल में रहोगे नहीं भाई, स्कूल से वापस घर जाओगे कि नहीं जाओगे? तो फिर वापस कितना दूरी का डिस्टेंस ट्रेवल किया? 500 मीटर भाई। फिर से 500 मीटर बोले सर, 500 का किया, बार बार जा रहा हूँ, आने में 500 500 500 1000 मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया मैंने। तो ये हो गया हमारा डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस। अगर आप स्कूल से अगर मान लेते, चलिए पहले ही वाले एग्जांपल को मैं अपोजिट कर देता हूँ। स्कूल से आप घर गए, ये आपका स्कूल, ये आपका घर। डायरेक्ट हम लोग स्टार्टिंग इस बार कहाँ से ले रहे हैं? स्टार्टिंग स्कूल से ले रहे हैं। एंडिंग कहाँ से कर रहे हैं? घर पे कर रहे हैं। तो स्कूल से घर में गए 500 मीटर, डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया? 500 मीटर किया सर, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग इस बार स्कूल से लिया था। वही अगर घर से लेता तो घर से स्कूल गया 500 मीटर, स्कूल से वापस घर आया 500 मीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस क्या हुआ? जो टोटल डिस्टेंस होता है वो हमारा एक्चुअल डिस्टेंस होता है। तो हमारा टोटल डिस्टेंस क्या हुआ? 1000 मीटर। सर 1000 मीटर में चल के आया हूँ। 1000 मीटर बेटा कितना होता है? 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। 1000 मीटर इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। ठीक, तो अब समझ गया होगा डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। डिस्टेंस, एक्चुअल डिस्टेंस कितना चला भाई? एक्चुअल असलियत में मैं अपने घर से निकला, स्कूल गया, एक्चुअल डिस्टेंस कवर कर रहा हूँ बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट। ये फिजिक्स में ना बेटा, ऑब्जेक्ट ये सब जैसे सब ना बेजान होते, फिजिक्स बेजान होती, इसमें जान डालना पड़ता है। इसलिए बोलता हूँ फिजिक्स में अपने आप को देखा करो, इसीलिए फिजिक्स समझ आएगा। क्योंकि फिजिक्स में ऑब्जेक्ट जान नहीं होता, इन लोगों में बेजान होते हैं फिजिक्स वाले सब कोई। ठीक, तो इसलिए बोलता हूँ फिजिक्स में अपने आप को पुट करो, अपने आप को रखो वहाँ पे, तो जान आएगा तभी तो काम करेगा बॉडी, तभी तो फिजिक्स समझ आएगा। ठीक ना? तो एक्चुअल डिस्टेंस में अपने घर से निकला, स्कूल गया, स्कूल से वापस घर आया। एक्चुअल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंडिंग पॉइंट, इसलिए लास्ट में लिखा था स्टार्टिंग, शुरुआत से ख़त्म होने वाले जगह तक को डिस्टेंस कहते हैं। अब आ गया बेटा डिस्प्लेसमेंट। अब आए बोले सर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? अरे कुछ नहीं होता है डिस्प्लेसमेंट का, बहुत ही सिंपल। पहले इसको डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करूँगा, उसके बाद समझाऊँगा डिस्प्लेसमेंट। तो ये आ गया हमारा डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें डिस्प्लेसमेंट में जानते हो क्या है? थोड़ा सा चेंज रहता है, थोड़ा सा ट्विस्टेड रहता है, डिस्टेंस से वो थोड़ा ट्विस्टेड रहता है। डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट ऑफ अ जर्नी। सर क्या पढ़े, समझ नहीं आया? अरे समझाता हूँ, रुकोगे ज़रा। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन इनिशियल जैसा वर्ड का मीनिंग होता है क्या है सर? अब बताता हूँ। फिजिक्स में आप आ गए हो, मोशन चैप्टर में आ गया, आप लोग इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी पढ़ोगे, इसलिए मैंने यहीं पे ये वर्ड यूज़ कर लिया, जिससे मैं तुम्हें यहाँ पे मीनिंग भी बता दूँ। इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट, एंड फाइनल मतलब तो जानते ही एंडिंग पॉइंट। ठीक, तो आगे हम लोग यही सब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी जैसे वर्ड्स का यूज़ करेंगे, इसलिए मैं अभी मीनिंग बना दिया। तो अब क्या था, यहाँ से स्कूल से स्टार्ट किए थे, नहीं सॉरी, घर से स्टार्ट किए थे, स्कूल आए थे, और स्कूल से वापस घर गए थे। तो यहाँ का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू 0। और वही डिस्टेंस पूछा तो आप लोग बोलोगे 1000 मीटर से, बोलोगे सर 0 कैसे हुआ? अरे बेटा, जब ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, स्कूल से घर आए, मतलब घर से स्कूल गए, स्कूल से वापस घर आ गए। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट ऑफ अ जर्नी। जहाँ से, इसको थोड़ा अलग अलग बताता हूँ, इस बार डायग्राम अलग अलग बनाता हूँ। मेरे डायग्राम पे मत जाना बच्चे लोग, मेरा डायग्राम बहुत ही सुंदर बनता है, ठीक है? तो कोई इसमें शक की बात तो है नहीं। ये मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया लैब भाई, मैं एक ही इस बार डायग्राम से बनाता हूँ।
ये भाई मैंने अपना जर्नी स्टार्ट किया, ओए मैं अपना गाड़ी से निकल गया हूँ, ब्रूम 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 ब्रूम, और घूम घाम के कहीं रुका नहीं हूँ, गाड़ी से बस घूम 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 के घर पे आ गया वापस। घर से स्टार्ट किया, घर पे ही एंड कर दिया, घर से स्टार्ट किया, घर से ही एंड कर दिया। मेरा डिस्प्लेसमेंट होगा 0। और वही, क्योंकि क्या पूछा है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सबसे कम दूरी आपके शुरुआत और ख़त्म होने वाले डिस्टेंस के बीच में कितनी थी। तो भाई मैंने जहाँ से शुरुआत किया ख़त्म भी तो वहीं किया, तो मेरा दूरी कितना बना, 0 बन गया। और वही अगर मैं यहाँ से घर से निकला होता और घर से निकल के घूम घाम के यहाँ ढाबा पे आया होता, अब मान लो वहीं पे मेरा 4-5 दिन ख़त्म हो गया, मैं वहीं से अब रहूँगा थोड़ा दिन, वो ढाबा पे ही रहूँगा, तो मैं इसको अपना एंडिंग जर्नी मान लेता हूँ कि मैंने अपने घर से स्टार्ट किया और एंड कर दूँगा जाके ढाबा पे। तो इसका मेरा डिस्प्लेसमेंट, मान लो मैं घर से मेरे घर से ढाबा की दूरी 500 मीटर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 500 मीटर। क्यों होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ट्रैवल बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल स्टार्टिंग हुआ, स्टार्टिंग घर से किया, ख़त्म किया फाइनल यानी कि ढाबा पे, दूरी कितना था, 500 मीटर बस। तो आई होप बच्चों ये आप लोगों को ये डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, जो कि बहुत बच्चों का डाउट होता है, और आज मैंने क्लियर कर दिया होगा। डिस्टेंस होता है कि कितना मैं घूमूं, कितना भी घूमूं, उन सब का टोटल को डिस्टेंस कहते हैं। डिस्प्लेसमेंट जहाँ से शुरू किया और जहाँ पे ख़त्म कर दिया, बस उतना दूर की ही दूरी, ख़त्म और शुरुआत के बीच की ही दूरी को बस आप दिखाते हैं डिस्प्लेसमेंट में। तो कंफ्यूज मत होइएगा बच्चों। तो आई होप आप लोगों को इतना एग्जांपल दिया होगा तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या करेंगे सर, अब बताऊंगा आप लोगों को स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। अब बोलोगे सर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है। और बच्चों बता दूं, जो मैं लिखते जा रहा हूँ डेफिनेशन, वो आप लोगों के लिए एक तरह से नोट्स बनाते चल रहा हूँ, तो आप लोग इसको लिखना मत भूलिएगा। स्केलर एंड वेक्टर स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, तो मैं बता दूं, जब भी आप स्टार्टिंग करेंगे आपको स्केलर और वेक्टर मतलब ये होता है कि ये जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था चैप्टर में, यहाँ पे स्टार्टिंग में, कि कहाँ गए ये वेक्टर को सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और स्केलर को बोथ चाहिए होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो कंफ्यूज मत होइएगा, स्केलर को दोनों चाहिए होता है। ओ सॉरी बच्चों, गलती से आगे पीछे हो गया। स्केलर को बस आपका मैग्नीट्यूड चाहिए होता है और वेक्टर को दोनों चाहिए होता है। इसको याद रखने का मैं इजी ट्रिक बताता हूँ, कैसे याद रखोगे। स्केलर से कुछ समझ आया, स्केल जैसा वर्ड आया, स्केल कैसे आएगा, स्केल से कुछ समझ आया। स्केल पे क्या होता है, आपके नंबर लिखा होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8, स्केल पे नंबर लिखा होता है बस। अब मैं स्केलर के साथ साथ आपको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का मतलब समझा दूंगा। मैग्नीट्यूड का भी मतलब होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। इसको अभी यहाँ पे आपको स्केलर और वेक्टर का डेफिनेशन लिखने के बाद दिखा दूंगा। स्केलर का ये होता है दोज फिजिकल क्वांटिटीज, दोज फिजिकल क्वांटिटी। आप पूछोगे सर फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, बताता हूँ बच्चों। पहले इसका नोट्स को लिख दूँ, मतलब कि आपके लिए डेफिनेशन लिख दूँ। फिजिकल क्वांटिटीज which require only those quantities require only magnet for its complete description. Is called बारह के नहीं ना मालूम।
अम्मा बड़की मम्मी क्या बोले दूसरा हाँ देखा आते जा हो जाएंगे ते स्कूल में तो वापस हो जाना कितना मिला मम्मी देख ले सुबह नहीं अम्मा कितना मिला अच्छा लगा था 450 में दूसरी ठीक है सही जो ठीक है बच गई नहीं काले रंग अरे ससुरा साथ हो रही है ई कतो आइबो जाइब करी है रोजो पहनी है दोनों चप्पल इनके एक नंबर पर कोरबा से अरे गेवरा बस्ती एक हम दुकान पकड़ ले लो वही जैसे ले लिया तो 450 में दोनों है ना हाँ हमारा 200 रुपया में पड़ा अरे आओ आजीगा आओ 225 का ना हाउ डेरा चले लेकर कपड़ा तुम पकड़ लेना 225 का ना मम्मी हाँ अरे सबको देख लिया देखो मुंह पे अब कैसे जाइब हम कैसे जाइब? कहियो चलत तो चल चलिए यार ऐसा वैसा ना हाँ अब अम्मा हम गोड़ पोछ के नाप दोनों चप्पल हमें बहुत सुंदर लगल छाटत छाटत कर ले ली हाई हाई ऐसे न करवा ली दी हाई कढ़ाई बड़ा अगर बड़ा हो वापस कर जाएगी तो बता बड़ा ना हो हम अपने साइज का नाप के ले ले अपने अम्मा से हमारा हमारा साइज क्या हो दोनों निकला था ना हाई तो कतो आ जाएगी ई तो एकर तो बातें नहीं जानी इसने करवा ली दीदी पहले हां मामी कर ए दीदी कौनो चप्पल ना पहनी जरूर से पहनी नरम ना चल दिए घूमन का कहाँ दुकानिया अरे शिशु मंदिर ऐसे स्कूल से घुसबू ना ऐसे ही जाए के है ना साइकिल का दुकान देख ले हो अंदर ना साइकिल का दुकान देख ले हो रोडवा पर वाली नेहा वाले का देख लिया ना नेहा का ना देख ले आई रोडवा जो साइकिल वाला है इस डरवा में हाँ स्कूलवा से आगे पड़ेला हां गांव उससे पहले ही जो अंडा के बगल में एक ठे है ना जूता चप्पल वाला वही के यहाँ से छोट दुकान है हाँ वही के यहाँ से लेके ना नहीं मम्मी वो तो डेली यूज की मम्मी के ले लिया ना ये हमके कहीं पे के जाए बदे ना ई कतो पहनू के जा सकेलू रोज घर में पहन सकेलू बड़ बढ़ना काली है ना बड़ बढ़ना हाँ, मतलब उतना रहेगी चाहिए उनका चप्पल हमारा चप्पल हाई ज्योति हाई का नंबर चप्पल हाई नंबर रीचा का चप्पल हमें कटा बड़ा थोड़ा सा हम जानबूझ के ढीला ले ली अपने साइज के एकदम साइज ले ली ठीक हो एक नंबर बड़ा ले लीजिए छोड़ कर दी माँ ना मिलती ना ज्यादा थोड़ा काचो कर नहीं बड़ा लगा था तो कहाँ से फिर नहीं भले क्या चलिए अरे नानी तुम बड़ा हो तो फिर भी करेंगे कहलिए कि ना वही तो नंबर ठीक है नहीं हमें ठीक हो हाँ हम देखा गोड़वा पतील है ना हमारा गोड़वा पतील हमारा चौड़ा है तो हम अपने हिसाब से ले लिए हमारा पहले से फूलू गलत हमारा अंदर ना जाए तू लोग नब्बू तो ना ना की थोड़ा में चप्पू पहन जाए कैसे बदल और मुड़िया छुड़ाया है ना आई पागल का बड़ा मुलायम लगा था छुड़ाया है ना सही बदल कैसे सही होता है मम्मी ठीक है ना हट जाए कौन बोल देख रहे आगे घुसते ना क्या के खाई हम ना कहाँ जाए तो नंबर साथे कहानी पास है कि बैठियां गन ये उड़न इलेक्शन सही जाए है तो नहीं ननद के चल जाके तो गांवपुर में जाए के अरे कहो तो बदल दे कल बदल देगी हाँ भाई भाइयों ना बोला तब नानी के पहन के वहां जाए मत है ना सात नंबर का तनी से छोड़ दिया ये हमके ले ठीक है नानी तनी नहीं तो सपोर्ट हम ले ठीक है रहता का बदल दे हां एक नंबर नानी रही तनी तो मुंह दादा अपने अपनों लेके आए लिया धर अपनों लेके आए मुंह दो दादा पहले बता हां हाँ ठीक है इतना बड़ा है ट्राई कहाँ बड़ा होता है मुंह दो आप थोड़ा मोट है ना नानी बड़ा का मोट पति है ना और पास है लंबा है ला अरे भाई ना वो पर घर में लेके पागल आए तेरी ना लंबा लंबा तो बड़ा कन्या जाके बड़ा बदल कैसे दे। मोट था तो हमके लिए तभी तब हुई तो तोरा उतना दूर पैदल थोड़ा ना लेके जाई नहीं तो क्यों गाड़ी उस गई था अरे का है ठीक ले रे जाया तुमके हेमंत ले लिया रेड कलर का ले लिया अगर ये ना लेबू तो यह ले लिया अगर लेबू तो फिर हम हमसे अपने पैसा ना ले रख ले वो छोटू होगा हमसे पैसा ले लिया लिया चप्पल पहनी आई ठीक लिया बा ठीक है चलिए देखिए ना ये कैसे ढील है जानता है मन के तो हम तेरे चाहिए खरीदा चाहिए के रख लिया अरे आओ गिर जाइए ए मम्मी नहीं ये तो तोरो बड़ा पतीला है बड़ होता इतना है ठीक है बड़ा होता बड़ा हमारे क्या मत होते हैं हाँ आपको बड़ा हमारा बड़ा तो ऐसे रहा ना तब का बदली तैसे हाँ? बदल दे
जो तोहर मन के तुम कर हाँ कि मोजे तो पहले खोजिया मत बदला। सही अरे ना आज बदली ते झील डाल रही थी जाड़ा में मोजा पहिला खा ठीक ते कतो आवे जाए के ले लेला आई रोज के रल इहो पहन के कतो आ जा सके देखा एक बार चल के देखा, हाँ ठीक है चल के दिखाओ। चले चपलवा देवर फिर छोड़ दिए। तो घटा दे निकाल देगा फिर जा लेकिन रख लिया नहीं तो रह एक नंबर चला एक ना होई तो फिर काम करके वो करना है ऐसे करवा ली दीदी कहीं ऐसे करवा ली दीदी हम करवा ली दीदी कहीं चप्पल देख लिया अपने ढूंढ के निकल गई ये तो वहीं के मिली रे क्या वाला सब जी जी बस ससुर बस पार निकल दे ऐसे ना कर कपारे पर रख ला कपड़ा गिर जीबे कोई ना पता है तो चला वो तो ठीक हो गया फाइनल हाँ एक एक काल ना हो तो वापस हाँ? कोई बता जाए तो हम ए आओ भैया बोलिए वो कपड़ा ध्यान दिए। नहीं तो सक्षम है रे पट्टे रे सक्षम के लेके हम ही रम देगा हम चलो तब आप चप्पल ना पहन तो हम पैदल लेके जाए तो कर पर सुंदर ए आजी बस कर आजी इनके लिखे के आता है चप्पल हमारे मन का मिल गल हमारी गिटवा बंद कर दो। अब आ गया हमने दोनों का डेफिनेशन। दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या होता है बेटा, मैग्नीट्यूड वो भी लिख देता हूँ। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है, मैग्नीट्यूड किसी सब्सटेंस का, किसी ऑब्जेक्ट का न्यूमेरिकल वैल्यू, जो मैंने बताया 1 2 3 4 5 6 7 8, वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है। जैसे मान लीजिए आपके बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, मिनिमम 80 to 80 60 to 80 के बीच में रहता है आपका बॉडी का टेम्परेचर। मान लीजिए 68 डिग्री सेल्सियस है, ये आपके बॉडी का न्यूमेरिकल वैल्यू आ गया टेम्परेचर का। तो अब मैग्नीट्यूड यानी कभी कंफ्यूज नहीं होगे। और इसको कैसे याद रखेंगे, मैग्नीट्यूड का मतलब ही होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। उसको भी अभी समझा देता हूँ। इसको ना मैग्नीट्यूड को स्केलर से मैंने डिफाइन कर दिया, इजी ट्रिक निकाला। बोला हूँ ना मेरे चैनल पे आपको हमेशा इजी वैल्यू मिलेगा, इजी ट्रिक मिलेगा। स्केलर दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड मतलब क्या होता है भाई, नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू। स्केलर मीन्स स्केलर से याद रखो, स्केल 0 1 2 3 4 1 2 3 4 क्या है हमारा नंबर यानी न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू यानी मैग्नीट्यूड मैंने स्केलर। हो गया ना कनेक्शन, मैग्नीट्यूड स्केल से, स्केल नंबर से, नंबर मैग्नीट्यूड से, न्यूमेरिकल वैल्यू। तो अब कभी भूलेंगे नहीं। तो अब सबको समझ आ गया स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। अब ये हो गया हमारा स्केलर का डेफिनेशन। अब आगे बढ़ते हैं हमारा, अब स्केलर का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं, मतलब डेफिनेशन। द फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है सर, फिजिकल क्वांटिटी यानी कि जैसे मैंने बताया मेरा बॉडी का टेम्परेचर में किसी का भी कोई भी डिग्री में वैल्यू निकालना, न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने को ही फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। खाली जिसके न्यूमेरिकल वैल्यू से उसका कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पता चले, उसके बारे में सब चीज़ पता चल जाए, उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे एग्जांपल टेम्परेचर, टेम्परेचर बोलूँगा आपकी बॉडी का टेम्परेचर है 68 डिग्री सेल्सियस, हमें टेम्परेचर के बारे में सब कुछ पता चल गया। टाइम बज रहा है 9 बज रहा है यानी सब चीज़ पता चल गया। अब आता है वेक्टर में बचवाना दोनों चीज़ चाहिए होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ डायरेक्शन भी चाहिए, थोड़ा ना टेढ़ा वाला है वेक्टर। तो आते हैं आप वेक्टर पे। वेक्टर में क्या होता है, दोनों चीज़ चाहिए होता है। द क्वांटिटीज विच रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फॉर इट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्शन। इसका अब बोलेंगे सर न्यूमेरिकल वैल्यू भी चाहिए, इसको डायरेक्शन भी चाहिए। सर इसका एग्जांपल वेलोसिटी इक्वल्स टू एवरेज स्पीड। दोनों का मतलब फोर्स लगाया भाई, किस डायरेक्शन में लगाया पूछते हैं ना हमेशा फिजिक्स में। मैंने फोर्स लगाया, मैंने इस कॉपी पे फोर्स लगाया। मैं आगे के चैप्टर में हम लोग फोर्स को कितना से मेज़र करते हैं यानी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालना सीखेंगे। तो फोर्स एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी हो गया। अब कहाँ लगाया भाई फोर्स कहीं तो लगाया, फोर्स लगाया
फोर्स लगाया मैंने अर्थ के साइड में, रिलेटेड टू द सरफेस ऑफ अर्थ ऑन द सरफेस ऑफ बुक। इसके साथ डायरेक्शन बताया ना फोर्स के साथ कि फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है। फोर्स में बताता खाली फोर्स का वैल्यू है, न्यूमेरिकल वैल्यू 28.0 ग्राम, इतना का फोर्स लगा है, 28 ग्राम का मैंने फोर्स लगाया। लेकिन कहाँ लगाया, अभी तो कुछ क्वेश्चन मार्क आ रहा है लास्ट में, कोई कहाँ लगाया ये तो बताना पड़ रहा है ना कि बुक के सरफेस, कॉपी के सरफेस पे लगाया हूँ, तो इसका डायरेक्शन भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें फोर्स आ गया। अब वहीं देखो हम लोग टेम्परेचर में बता दे रहे बस 68 डिग्री टेम्परेचर भाई तेरे बॉडी का, तो मतलब कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पूछ नहीं रहे 68 डिग्री टेम्परेचर है कहाँ का, किसके, तो इससे हमें समझ आ जाता है। अब बोलोगे सर वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर कैसे याद करें? वास्को डी गामा याद है, जिसमें वास्को डी गामा जो इंडिया आए थे वो क्या किए थे, ढूंढते हुए रास्ता आए थे, वो रास्ता ढूंढने का काम करते थे। तो बस याद कर लो, वेक्टर में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चाहिए, स्केलर में खाली मैग्नीट्यूड ही चाहिए। स्केलर मीन्स स्केल, स्केल मीन्स 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 मीन्स मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मीन्स नंबर, नंबर मीन्स स्केलर। बस ये हो गया इजी ट्रिक से याद। मैग्नीट्यूड भी आपको बता दिया, डायरेक्शन भी बता दिया। चलो देखते हैं आगे टॉपिक में क्या है। रेफरेंस पॉइंट डिस्क्राइब कर दिया, मोशन डिस्क्राइब कर दिया, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर, वेक्टर। अब क्या बचा रहा हमारा? यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज स्पीड, व्हाट इज़ वेलोसिटी, व्हाट इज़ एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूलाज। तो अब चलो देखते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन कैसे क्रिएट करेंगे? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब, यूनिफॉर्म आप स्कूल में भी पहनते हैं ना यूनिफॉर्म, उसका मतलब क्या होता है? यूनी का मतलब होता है एक जैसा, एक, यूनी का मतलब होता है एक, फॉर्म मतलब जैसा, एक जैसा, सब कुछ एक जैसा। स्कूल में देखते हैं आपको यूनिफॉर्म इसलिए बोला जाता है, यूनिफॉर्म एक ड्रेस कोड, ड्रेस कोड इसे नहीं बोलते, यूनिफॉर्म बोलते, क्योंकि सब बच्चों को स्कूल में एक ही समान माना गया है। तो यूनिफॉर्म में भी वही होता है। पहले यूनिफॉर्म का आप डिस्क्रिप्शन, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं क्या होता है। तो आ जाते हैं यहाँ पे, मैंने डेफिनेशन लिख दिया, इसको डेफिनेशन को दिखाने से पहले आपको समझा दूँ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या था। यूनिफॉर्म मीन्स एक समान, मैंने बोला ना एक समान, तो उस एक समान को कैसे बोलेंगे? यूनिफॉर्म मोशन कैसे डिफाइन करोगे कि एक समान है भाई? जब कोई मान लो ये मेरा गाड़ी है भाई मेरे ड्राइंग पे मत जाना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, मेरा ड्राइंग बहुत सुंदर है। ये मेरा गाड़ी है, गाड़ी मेरा हाईवे पे चल रहा है भाई, हर 1 घंटा में 1 आवर में मेरा गाड़ी समझ लो कितना दूरी बोलूँ, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। 1 घंटा में 30 किलोमीटर, फिर 1 घंटा में 30 किलोमीटर, फिर 1 घंटा में 30 किलोमीटर, ऐसी इक्वल। तो उसको यूनिफॉर्म बोलते हैं जो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करे। एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। 1 घंटा में इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस, 30 किलोमीटर ही कवर कर रहा था। ये हो गया यूनिफॉर्म। अब नॉन यूनिफॉर्म, ये मेरा गाड़ी चल रहा है भाई, ठीक। अब यहाँ पे मान लो ट्रैफिक बन गया, ट्रैफिक आ गया, ट्रैफिक हो गया मीन्स यहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया। अब मैं जो 1 घंटा में 30 किलोमीटर कवर कर रहा था, मान लो यहाँ पे मैंने 20 किलोमीटर ही कवर किया, और आगे मेरे को जाके एकदम खाली हाईवे मिल गया, गाड़ी को फुल स्पीड में भगाऊंगा, यहाँ पे मैंने 1 घंटा में 50 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। तो ये जो इक्वल एन ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, बराबर समय के गैप में जो आगे पीछे ज़्यादा कम डिस्टेंस ट्रैवल करे उसको हम लोग करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये हो गया हमारा यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो बच्चों आज का हमारा वीडियो कुछ ज़्यादा ही लॉन्ग हो गया, 33 मिनट्स का हो गया, तो मैं आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में मैं जो हमारे 2 टॉपिक बच गए हैं, 4 टॉपिक्स बच गए, व्हाट इज स्पीड्स, एवरेज स्पीड, व्हाट इज वेलोसिटी एंड एवरेज वेलोसिटी, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर कर दूंगा। तो आई होप बच्चों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि और भी इससे भी अच्छे वीडियो मैं आपके लिए फ्यूचर में लेके आने वाला हूँ। और आज का जीके क्वेश्चन, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ अमेरिका, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया एंड व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ चाइना। तो आज के लिए आपको नेक्स्ट क्लास में ये तीनों क्वेश्चन के आंसर्स भी मिल जाएंगे, और आपको आता है तो दैट्स गुड। आई होप बच्चों प्लीज़ चैनल को आप इसी तरह आगे बढ़ाते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आगे फ्यूचर में आपको और भी अच्छी वीडियोस और भी अच्छे क्वालिटीज़ के साथ शो करेंगे। तो थैंक यू बच्चों।